की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सूरत कोर्ट के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है गुजरात हाईकोर्ट ने। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। इस पूरे मामले में राहुल गांधी बेल पर हैं। 27 मिनट गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी और इस पूरे मामले पर पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से अपना फैसला सुना दिया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार होगी, उनकी सांसदी वापस नहीं लौटेगी। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। बाद में सजा पर रोक लगाने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है। साथ ही दिल्ली में पार्टी मुख्यालय समेत राजधानी जयपुर के पीसीसी में भी जमकर नारेबाजी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। बीजेपी पर सीधे यह आरोप लगा रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं दी जा रही, कांग्रेस के नेताओं को कुचला जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। मानहानि के केस दायर किए गए और जिस तरीके से न्यायपालिका की प्रक्रिया हम सब ने देखी है कि हर तरह के प्रावधान होने के बावजूद, हर तरह के पुराने जजमेंट होने के बावजूद एक के बाद एक जजमेंट ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे पूरे देश में लोकशाही खत्म करके तानाशाह का शासन आएगा। जो कोर्ट ने अभी जजमेंट के सुनवाई के वक्त जजमेंट डिलीवर करते वक्त उन्होंने जो मुद्दे दिए हैं उसके हिसाब से मैं जहां तक समझाऊं कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। चौथा मुद्दा ये है कि इवन आफ्टर दिस केस जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने वीर सावरकर जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस हुई है। वीर सावरकर के बारे में भी वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, आई विल। तो गुजरात हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला राहुल गांधी के लिए झटका साबित हुआ है। दिल्ली समेत अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रचक ने यह फैसला सुनाया। राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया। हिमाचल और कर्नाटक में उन्होंने कहा कि जनता ने फैसला सुनाया, कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। तो राहुल गांधी को सजा से राहत नहीं मिली है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। तैयारी कर दी, एक पार्टी का शासन रोकना चाहती है बीजेपी जो अन्याय कर रही है, जुल्म कर रही है, वो चलने वाला नहीं है। षड्यंत्र करना, जो राहुल गांधी तिरंगे को अपना धर्म मानते हैं, हर जाति धर्म की बात करते हैं, उनके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र। इस फैसले से कोई प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव? इससे हम और ताकत के साथ में लड़ाई लड़ेंगे और जनता में जो हमारे प्रति सहानुभूति गई है कांग्रेस और हमारे नेता के प्रति कि इनको परेशान किया जा रहा है मोदी जी और मोदी जी की सरकार के द्वारा, इसलिए हम लोग और ताकत के साथ में उभर करके ये जनता की अदालत में भी हम जीतेंगे और कानून की अदालत में भी सुप्रीम कोर्ट से हम जीतेंगे। इस फैसले से कोई तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा वो सुनिए।
के साथ में लड़ाई लड़ेंगे और जनता में जो हमारे प्रति सहानुभूति गई है कांग्रेस और हमारे नेता के प्रति कि इनको परेशान किया जा रहा है, इसके बाद और ज्यादा मजबूत होगी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लड़ाई लड़ेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। साथ ही जयपुर में अनेक नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार्च किया, जहां पर कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ साथ रफीक खान और अन्य कांग्रेस के नेता इस मार्च में शामिल हुए। उन्होंने यहां पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, ये जो मामला है ये देश में एक पार्टी के जुल्म की तैयारी कर दी, एक पार्टी का शासन रोकना चाहती है बीजेपी जो अन्याय कर रही है, जुल्म कर रही है, वो चलने वाला नहीं है, षड्यंत्र करना है। जो राहुल गांधी तिरंगे को अपना धर्म मानते हैं, हर जाति धर्म की बात करते हैं, उनके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र करना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जवाब देने के लिए पूरे देश में आज विरोध हो रहा है, पूरे देश में आज प्रदर्शन हो रहा है, पूरा देश प्रदर्शन इसीलिए कर रहा है। सब जानते हैं राहुल गांधी को आवाज को रोकने का षड्यंत्र नहीं है, देश की आवाज को बंद करने की कोशिश है। देश की आवाज को रोकना चाहते हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश है। जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया है, आम कार्यकर्ताओं में गुस्सा है कि इस धारा में आज तक भारत में किसी को सजा नहीं हुई और राहुल गांधी जी को बिल्कुल षड्यंत्र करके और गलत तरीके से जो सजा सुनाई, इसके विरोध में कार्यकर्ता में आक्रोश है। अभी तो कार्यकर्ता सड़क पे आया है, लेकिन अगर एक भी दिन राहुल गांधी को जेल में भेजा, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जेल भर देंगे, लेकिन इनका अन्याय सहन नहीं करेंगे। और मोदी और अमित शाह जब तक इनका सूपड़ा साफ नहीं हो जाए केंद्र से, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। इसलिए हमने नारा दिया है, पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे इन चोरों से। मुकाबला करेंगे और सत्ता से बाहर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकार की योजनाएं इनाम दिलाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे और सीएम अशोक गहलोत आज जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। 10 योजनाओं के लाभार्थियों के लिए यह इनामी योजना है। लाभार्थियों को महंगाई राहत कैंप का वीडियो अपलोड करना होगा। सरकार को हैशटैग करके सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करना होगा। वीडियो में यह बताना होगा कि कैसे सरकार की योजना से उन्हें संबल मिला है। प्रथम पुरस्कार पर 1 लाख रुपए का इनाम सरकार की ओर से दिया जाएगा। दूसरे स्थान पर रहने वाले को 50,000 रुपए मिलेंगे और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 1 महीने तक सरकार ये इनाम योजना चलाएगी। महीने भर हर रोज 2,75,000 से ज्यादा के नकद इनाम सरकार देगी। देश की पहली सरकार जो प्रतियोगिता के जरिए इनाम बांटेगी। ऐसा पहली बार राजस्थान में हो रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि आज बस 2 बजे आने ही वाली है, जिसका सबको इंतजार था। प्रिय राजस्थान वासियों, जिस घड़ी का इंतजार था, आप सभी बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी अब आज 2 बजे आने वाली है। ये सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि जिस घड़ी का प्रदेश के लोगों को इंतजार था, 2 बजे वो घड़ी आने वाली है। जी बिल्कुल, इंतजार की घड़ी अब खत्म होने जा रही है और कई दिन से सरकार की ओर से माहौल बनाया जा रहा था कि वो बहुत कुछ खास देने वाले हैं। तो आज रहस्य से पर्दा उठ रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बजे बड़ी घोषणा करेंगे। जो लाभार्थी हैं वो शिरकत करेंगे। कॉन्टेस्ट की शुरुआत हो रही है। सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए वीडियो अपलोड करने होंगे और सरकार चुनिंदा वीडियो जो होंगे उनको पुरस्कृत करेगी। इनामी राशि की भी बौछार होगी और इसके जरिए सरकार की कोशिश है कि आम जनता जिसने सरकार की योजनाओं का फायदा उठाया है वो जन जन तक एक मुहिम का हिस्सा बन जाए और पूरे देश और प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन जाए कि राजस्थान की जनता ने जन सरोकारों से जुड़ी हुई स्कीमें चलाई जो आज हर घर में उसका फायदा पहुंच रहा है। और आम के आम है, गुठलियों के दाम है, राहत भी मिल रही है। देश में शायद पहली सरकार होगी बाबूलाल जो इस तरह से इनाम बांटेगी।
बिल्कुल पहली सरकार है पूरे देश में, इस तरह की किसी ने भी स्कीम नहीं चलाई, इस तरह का कॉन्टेस्ट नहीं किया, अपनी योजनाओं को लेकर सवाल नहीं पूछे, वीडियो अपलोड नहीं कराए। लेकिन अशोक गहलोत के जो यानी कि उनके प्रचार अभियान का जो जिम्मा संभालने वाले लोग हैं, उनको ही लगता है कि ऐसा करने से वो कहीं ज्यादा जनता के दिलों को छू पाएंगे, सरकार की योजनाओं का और ज्यादा। बिल्कुल बाबूलाल, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। राजस्थान के नेता भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। मंथन का सिलसिला है, आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ ही इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, साथ ही साथ विजया रहाटकर जो कि प्रदेश की सह प्रभारी भी हैं, वे भी इस बैठक में शामिल हो रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस के बाद आज बीजेपी का यह महामंथन है। इसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ ये भी चर्चाओं में है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया था, कल वे दिल्ली पहुंच गई थी, आज वे इस बैठक में हिस्सा ले रही हैं। तो क्या उनको लेकर के भी कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है, इसे लेकर के भी तमाम तरह की कयास और चर्चाएं राजस्थान समेत कई जगह पर चल रही हैं। इसी बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नेता भी शिरकत कर रहे हैं। वसुंधरा राजे इस बैठक में शामिल हैं और वे भी इस बैठक का हिस्सा बन रही हैं। राजस्थान को लेकर के रणनीति तय की जा रही है, आगामी चुनाव में किस तरीके से बीजेपी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनीत बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनीत, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर के, क्या मंथन और चर्चाओं का दौर चल रहा है, मुख्य एजेंडा क्या है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य एजेंडा जो है वो 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसको लेकर के मुख्य तौर पर चर्चा चल रही है। इसको लेकर के बीजेपी ने 3 जून में पूरे देश को बांट रखा है। ईस्ट जोन की जो बैठक में थी वो हो चुकी है, अब नॉर्थ जोन की जो बैठक है वो हो रही है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्थ जोन में राजस्थान भी आता है और बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में इस साल के अंत में यानी 2024 के जब चुनाव होगा उसके पहले चुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के साथ साथ राज्य के जो चुनाव है, विधानसभा के जो चुनाव है, उसको ध्यान में रख करके रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। इसको लेकर के सभी प्रदेश अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाया गया है, वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है और जेपी नड्डा जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सभी के साथ जो है वो बैठक कर रहे हैं और जो रणनीति है उस पर चर्चा हो रही है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर के बीजेपी ने 1 महीने का पूरे देश में प्रवास कार्यक्रम चलाया था और उस प्रवास कार्यक्रम को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा में चल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि कांग्रेस की सरकार में वहां पर कुशासन में बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर जो यात्रा जो मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के जो आउटरीच कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें कहीं न कहीं जो राजस्थान की वर्तमान सरकार है उसकी नाकामियों को भी चर्चा करने की बात में की गई थी। उसको लेकर के कितना कुछ में किया गया, इस पर भी यहाँ पर चर्चा जो है वो की जाएगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर राजस्थान की चर्चा की थी और यह कहा था कि कई ऐसे राज्य हैं जिसमें जीत जो है बीजेपी को दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हमेशा सतर्क जो है वो हमेशा रहना चाहिए और पूरे बिल्कुल विनीत, राजस्थान जो आगामी जहां पर चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तौर पर है, जिसे बीजेपी देख रही है संभावनाओं के तौर पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ये बैठक चल रही है, इस बैठक में मंथन और जो विचार विमर्श का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूजा छाबड़ा आज अपना अनशन तोड़ सकती हैं और पूजा छाबड़ा को सीएमआर ले जाया गया है। इससे पहले पूजा छाबड़ा ने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई थी और उनका यह मानना था कि सीएम से मिलकर के वे अपना अनशन तोड़ेंगी। जिला बनाने और शराबबंदी को लेकर के उनका आंदोलन था और अनशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके बाद पूजा छाबड़ा से मिलने के लिए धर्मेंद्र राठौड़ पहुंचे और धर्मेंद्र राठौड़ ने उनसे मुलाकात की है। ये 53वां दिन उनका बताया जा रहा है जब उन्होंने अनशन
किया हुआ है और धर्मेंद्र राठौड़ ने उनसे मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल पहुंच करके धर्मेंद्र राठौड़ ने पूजा छाबड़ा से मुलाकात कर अनशन तोड़ने का आग्रह किया है। इस दौरान पूजा छाबड़ा ने इच्छा जाहिर की है सीएम से मिलने की। देखिए, आज मेरा अंत्याग का संकल्प का 53 डेज हो गए और संकल्प ले रखा था कि सूरतगढ़ को जिला बनाया जा सके और राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और वो सत्याग्रह की ताकत को समझते हैं, जिसके कारण लगातार उनके मंत्रियों के द्वारा मेरे स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी जाहिर की गई थी और लगातार मुझसे संपर्क में भी थे। और आज इस गांधीवादी आंदोलन की ताकत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपने पास बुलाया है बातचीत करने के लिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि बराबर संपर्क में पहले से भी पूजा जी के जब भी शराबबंदी आंदोलन जब इन्होंने किया तब भी एक तरह से जो गांधीयन फिलोसफी के तहत ही ये शराबबंदी की बात उठाती रही है, उसको भी हमने पूरा सपोर्ट किया, मुख्यमंत्री जी ने पूरा सपोर्ट किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां मानपुरा में ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया। मांडलगढ़ को नया जिला के अंदर शामिल करने को लेकर के और उसके खिलाफ ग्रामीण इकट्ठा हुए प्रदर्शन किया है। नए जिले में शाहपुरा में जाने की आशंका पर विरोध जताया है। काचोला इलाके की 1 दर्जन से ज्यादा जो गांव हैं वो शाहपुरा में शामिल करने की आशंका उनको है। कांग्रेस बीजेपी की संयुक्त संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात है। समझाइश की कोशिशें लगातार ग्रामीणों को जारी है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। तो मांडलगढ़ को नए जिले में शामिल करने के खिलाफ यह प्रदर्शन है और मांडलगढ़ के लोग चाहते हैं कि वे नए जिले में नहीं जाएं, भीलवाड़ा में रहें। इसी को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और इस पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर से बड़ी खबर, जहां पर नगर परिषद के रात में अतिक्रमण हटाने का विरोध हुआ है। दोपहर बाद व्यापारियों की अब होप सर्कस बैठक होगी। इस बैठक में विरोध की रणनीति बनाई जाएगी और व्यापारियों के विरोध के चलते देर रात को अभियान रोका गया था। नालों पर बने अवैध अतिक्रमणों को जेसीबी से हटाया गया था। इसी के खिलाफ अब व्यापारी लामबंद हुए हैं। ये व्यापारी लगातार अतिक्रमण हटाने के खिलाफ खड़े हो रहे थे, लेकिन अलवर नगर परिषद की ओर से रात का समय तय किया गया था और अब इससे व्यापारी जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि रात में इस तरीके से अतिक्रमण नहीं हटाए जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, गंदे और बदबूदार पानी को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। जिला कलेक्टर से मांग की गई है कि उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। कलेक्ट्रेट पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर से मिलने के लिए लोग पहुंचे थे। गंदे और बदबूदार पानी को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे, जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्टर से एक गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाया जाए। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, स्वच्छ पेयजल की मांग को लेकर के लोगों का प्रदर्शन है। लोगों का यह कहना है कि उन्हें बदबूदार पानी से परेशानी हो रही है। खासतौर पर संजय कॉलोनी के जो निवासी हैं उनकी तरफ से यह प्रदर्शन किया गया है। घर की नलों में उनके सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है, यह कॉलोनी के लोगों का कहना है। और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है वो काम करता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उसकी कार्यशैली को लेकर के लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। जिला कलेक्ट्रेट लोग पहुंच गए और जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। तो जिला कलेक्ट्रेट पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर है भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। लोगों का कहना है कि सीवरेज का पानी उनके नलों से आ रहा है, उनको स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा और इस गंदे बदबूदार पानी को पीने से गंभीर बीमारियों का वे शिकार हो सकते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल कौशिक हमारे संवाददाता है। राहुल, क्यों लोगों को इस तरह से मजबूर होना पड़ रहा है कि वे जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और उसका घेराव करें, उसके सामने प्रदर्शन को मजबूर हों?
जी हेमंत, कहीं न कहीं लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा। लगातार जो गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, लाइनें हिसाब से डाली गई है। जो वहाँ के ग्राम क्षेत्र के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, लाइनें हिसाब से डाली गई है। जो सीवरेज का पानी है वो नलों से बाहर आ रहा है, घरों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। लगातार वाटर वर्क्स वालों को भी कंप्लेंट की गई, सीवरेज अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार जो संजय कॉलोनी के वासी हैं अपनी गुहार लगाते रहे। आज इन लोगों ने परेशान होकर एकत्र होकर जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया, मटकियां फोड़ी। वो जो गंदा पानी इनके घरों में आ रहा था उसको वहां पे लेके पहुंचे और लगातार मांग की कि इसको रोका जाए, हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पानी मूलभूत सुविधा है, हर जगह पानी काम में आता है, तो वो पानी नहीं मिल पा रहा है उनको और वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है इसको लेके। इसलिए इन्होंने कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया, मटकियां भी फोड़ी और लगातार मांग की कि इस पर कार्रवाई की जाए, इस सीवरेज के पानी को नलों में आने से रोका जाए और जल्द से जल्द अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो और भी आने वाले समय में और भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल राहुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी तादाद में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई और सबने मांग की है कि कम से कम स्वच्छ पेयजल तो उन्हें उपलब्ध करवा दीजिए। वहीं अलवर के बांसुर कस्बे में गंदगी के आलम से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं और इससे बदबू आने से लोग परेशान हैं। गंदगी नहीं उठने पर नगरपालिका पार्षदों का विरोध भी देखने को मिला है। ग्रामीणों ने नगरपालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। नगरपालिका के वार्ड संख्या 20 के पार्षद मनीष जोशी ने भी नगरपालिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 20 दिन से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा कचरा यहां पर नहीं उठाए जाने से मोहल्ले के लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं और अब मांग कर रहे हैं कि यहां पर तय समय पर समुचित तौर पर सफाई व्यवस्था लागू की जाए। लगभग 15 से 20 दिन से पूरे बांसुर नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह कचरों के ढेर बने हुए हैं, तो कहीं भी कचरा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे वार्ड नंबर 20 में मैं मनीष जोशी, पार्षद नगर पालिका से, और आप सब देख रहे हैं पीछे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कम से कम 20 दिन हो गए यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है। कूड़ा उठाने के लिए कोई टेम्पो नहीं आ रहा है, कोई रिक्शा नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दौसा की, जहां पर भांवता गांव में लोग जल भराव से परेशान हैं। हालात यह है कि इस मार्ग से दौसा जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। लोगों ने यह बताया है कि बांदीकुई से वाया भांवता दौसा करीब 30 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। इस मार्ग से दिन भर में बड़ी संख्या में लोग दौसा जाते हैं, लेकिन भांवता गांव में इस मार्ग के बीचों बीच बारिश का पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि यहां पर एक नाले का निर्माण किया जाए, जिससे ये जो पानी यहां पर इकट्ठा होता है उसकी निकासी हो सके। करने जाते 500-600 रुपए की रोज खोटी कर रहे, बच्चे इनको ले कंधे पे स्कूल छोड़ने आते हैं। अब कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा सरकार और प्रशासन की वजह से यहाँ पानी भरा हुआ है। सर हमारे बच्चों को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और सरपंच इनके स्तर से खूब प्रयास कर लिया, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। यहाँ से PWD अंजन और जयन को बार बार अवगत करवाने के बाद में भी नहीं सुन रही है। मजबूरन हमको यहाँ पे रास्ता बंद करना पड़ेगा। तो वहीं जैसलमेर के पारेवर गांव में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने को लेकर के धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी, SDM जगदीश आशिया, CO प्रियंका कुमावत, तहसीलदार धरना स्थल पर पहुंचे और समझाइश का दौर चला, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। SDM ने कहा कि कंपनी और ग्रामीणों के बीच में वार्ता कर स्थानीय लोगों को उनका हक दिलाया जाएगा। इस तरह का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में समझौता वार्ता सफल नहीं होने के चलते ये धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन के सामने लोगों ने अपनी मांग रखी कि जब तक उनका धरना चलेगा तब तक सीमेंट कंपनी का काम बंद रहेगा, तो उग्र आंदोलन नहीं होगा, अन्यथा स्थानीय लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भाई दरअसल में मांग यहाँ की रोजगार, एक तरह जो लोकल आदमी है वो ना रोजगार मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। वास्तव में कंपनी लगनी चाहिए, विकास का काम है, जिले का विकास होगा कंपनियां लगने से। और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर, जहां पर मेड़ता नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल बाहरी व्यक्तियों ने चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की है। कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों के बीच में आपस में मारपीट हुई है।
और इस दौरान नगरपालिका सभागार में माइक तोड़ दिए गए। कर्मचारियों ने गिरफ्तारी नहीं होने तक अब काम नहीं करने का फैसला किया है। तस्वीरें देखिए, मेड़ता नगरपालिका की तस्वीरें हैं। साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, लात घूसे चले हैं, मारपीट हुई है और इसके बाद कर्मचारियों ने ये साफ कर दिया कि जब तक इन बाहरी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जिन्होंने आकर के इस बैठक में माहौल खराब किया, मारपीट की, तब तक वे काम नहीं करेंगे। मेड़ता सिटी की तस्वीरें हैं जहां पर साधारण सभा की बैठक नगरपालिका सभागार में नगरपालिका की हो रही थी। इसी दौरान आरोप है कि कुछ बाहर से लोग अंदर आ गए, उन्होंने नारेबाजी की और माइक तोड़ दिए, माहौल खराब कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ हैं। महेंद्र, कैसे आखिरकार ये पूरा हंगामे की स्थिति यहां पर पैदा हो गई नगरपालिका में? देखिए, मेड़ता नगरपालिका में आज साधारण सभा की बैठक चेयरमैन गौतम टाक की अध्यक्षता में शुरू हुई और शुरुआत में पक्ष और विपक्ष के जो पार्षद है, इनके बीच विकास कार्यों को लेकर बहस होने लगी। इस दौरान कुछ पार्षद है जो चेयरमैन की टेबल की तरफ आए और उन्होंने टेबल पर हाथ पटक पटक कर अपनी बातें कही और चेयरमैन पर हावी होने लगे। इसी दौरान ये विवाद बढ़ गया और पहले तो आपस में जो पक्ष और विपक्ष के जो पार्षद है वो उलझे। इसी दौरान जब अंदर सभागार में हंगामा हुआ तो वो लोग जो पार्षदों के प्रतिनिधि है या उनके साथ जो लोग आए थे, बाहर खड़े थे, वो भी सभागार के अंदर आ गए और उन्होंने सभागार में हंगामा खड़ा कर दिया। इसी दौरान गतिरोध इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। कुछ कर्मचारियों के साथ भी इस दौरान मारपीट की घटना हो गई। इसी कारण से कर्मचारियों ने एक बार मौके पर धरना भी दिया और पुलिस, जो मेड़ता सिटी थाना पुलिस है, उसे बीच में यहाँ दखल देनी पड़ी और दोनों पक्षों को शांत करवाया। जहाँ शहर के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर ये बैठक होनी थी, वो पूरी की पूरी जो बैठक है। लेकिन महेंद्र, नगरपालिका के चेयरमैन क्या कह रहे हैं? कैसे क्या बाहर के कौन लोग आ गए थे? क्या किसी ने विपक्षी पार्टियों की तरफ से बुलाए गए? कैसे ये आखिरकार ये स्थिति हो गई थी? इसका अंदेशा उनको पहले नहीं लग पाया? देखिए, जो नगर निकाय की व्यवस्था है, जो नगर पालिका है, यहाँ एक बड़ी आम बात है कि जो पार्षद और पार्षद के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो पार्षद के प्रतिनिधि बाहर ही खड़े रहते हैं। जो महिला पार्षद है, उनके पति इस तरह के बाहर जो खड़े थे या किसी के भाई खड़े थे, वो अंदर आ गए और उन्होंने इस तरह का हंगामा वहां और ज्यादा खड़ा कर दिया। हंगामा पहले ही पार्षदों के बीच चल ही रहा था। जो दूसरे लोग जो अंदर आए तो उसे लेकर एतराज भी हुआ कि ये लोग क्यों सभागार में आ गए। इसके बाद ये बात बढ़ गई और आपस में ही वो लोग उलझने लगे, मारपीट हुई है और जो माइक वगैरह है। बिल्कुल महेंद्र, चले, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो मेड़ता में नगरपालिका की